दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे पंडित प्रताप नारायण मिश्र का निबंध आप। मित्रों, निबंध पर आगे बढ़ें इससे पूर्व आइए प्रताप नारायण मिश्र एक निबंधकार के रूप में किस प्रकार का व्यक्तित्व रखते थे जान लेते हैं। मित्रों, भारतेंदु युगीन निबंध साहित्य को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, विचारात्मक निबंध और रचनात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध बहुत कुछ भारतीय संस्कृत परंपरा से प्रभावित हैं और रचनात्मक निबंध किसी हद तक पश्चिमी अंग्रेजी साहित्य से। विचारात्मक निबंधों में लेखक के विचार या निबंध का विषय प्रमुख है। इन निबंधों की शैली समास है। लेखकों ने इन निबंधों में बड़े तर्कपूर्ण ढंग से अपने विचारों का प्रतिपादन किया है। रचनात्मक निबंध व्यंग्य विनोद से युक्त हैं। इनकी भाषा बड़ी सरल, कहावतों और मुहावरों से परिपूर्ण है। इनके मूल में लोक भावना प्रमुख है। इन निबंधों में विषय प्रधान न होकर लेखक का व्यक्तित्व प्रधान रहता है। व्यक्तिता की प्रमुखता के कारण ये निबंध बड़े स्वाभाविक हैं। इनमें विचारात्मक निबंधों की अपेक्षा वास्तविक निबंध के गुण अधिक हैं। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषताएं हों। मित्रों, इस विभाजन के अनुसार विचारात्मक निबंधों के जनक बालकृष्ण भट्ट और रचनात्मक निबंधों के जनक प्रताप नारायण मिश्र निर्विवाद रूप से कहे जा सकते हैं। प्रोफेसर जयनाथ नलिन लिखते हैं कि मिश्र जी भारतेंदु युग के अत्यंत प्रिय लेखक हैं। इनके अनेक निबंध हिंदी के अच्छे निबंधों में गिने जा सकते हैं। आत्मीयता, आकार, संकोच, भाषा का चटपटापन, उछलता उमंग भरा व्यक्तित्व, जवानी का फक्कड़पन और तेज, उक्ति चमत्कार और व्यंग्य की बौछार आदि विशेषताएं मिश्र जी को शक्तिशाली निबंधकार प्रमाणित करती हैं। मिश्र जी के रचनात्मक निबंधों में उनकी अपनी मौलिकता भी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि निबंध लिखना हिंदी में नई चीज थी। बांग्ला में उपन्यास, कविता, नाटक आदि के लिए आदर्श मिल सकते थे, परंतु प्रताप नारायण मिश्र आदि के निबंध हिंदी की अपनी उपज थे। तो इस प्रकार हिंदी में रचनात्मक निबंधों का प्रणयन मिश्र जी से ही प्रारंभ होता है। विचारात्मक निबंधों की परंपरा तो भारत में किसी न किसी रूप में मिलती भी है, पर रचनात्मक निबंधों का रूप भारत में मिश्र जी से पूर्व नहीं मिलता। हाँ, लेख भारतेंदु जी के दो एक अवश्य मिलते हैं, पर उन्हें मिश्र जी के निबंधों की कोटि में नहीं रखा जा सकता। मिश्र जी के निबंधों की मौलिकता, स्वाभाविकता और सरसता को ही देखकर डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय मिश्र जी को बालकृष्ण भट्ट से भी श्रेष्ठ निबंधकार मानते हैं। वे कहते हैं, भाषा प्रयोग आदि की दृष्टि से मिश्र जी में चाहे जो दोष आ गए हों, किंतु निबंधकार के वास्तविक रूप के दर्शन भट्ट जी की अपेक्षा हमें उन्हीं में अधिक होते हैं। उनके निबंधों में दोष केवल इसलिए दिखाई देते हैं कि वे जन समुदाय को छोड़ना नहीं चाहते थे। इस प्रधान उद्देश्य के सामने उन्होंने अन्य बातों पर अधिक ध्यान नहीं दिया। विद्वान होकर भी वे अपनी विद्वत्ता प्रकट नहीं करना चाहते थे। विदग्ध साहित्य की रचना वे भले ही न कर पाए हों, किंतु उनकी रचनाओं में साधारण समाज की रुचि प्रतिबिंबित है। उनकी लेखनी और स्वभाव ने एक नवीन पाठक समुदाय ही उत्पन्न कर दिया। मित्रों, मिश्र जी की रचनात्मक परंपरा हिंदी साहित्य को उनकी अपनी देन है। उनकी मौलिकता और उनमें एक नई विधा के उन्नायक का रूप देखकर ही डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने उन्हें हिंदी का मोतेन कहा है। जिस प्रकार पाश्चात्य निबंध साहित्य के जन्मदाता मोतेन है, उसी प्रकार हिंदी निबंध साहित्य के प्रताप नारायण मिश्र हैं। वैसे विचारात्मक निबंध का जहां तक प्रश्न है, उसमें तो बालकृष्ण भट्ट सर्वोपरि हैं, पर मिश्र जी में मौलिकता उनसे अधिक है। साथ ही मिश्र जी अपने रचनात्मक निबंध क्षेत्र के जनक और सम्राट दोनों ही हैं, जबकि भट्ट जी अपने क्षेत्र के केवल जनक ही हैं। मिश्र जी का संपूर्ण साहित्य लोक भावना से ओतप्रोत है। उनके जीवन का उद्देश्य ही देश सेवा, समाज सेवा और हिंदी सेवा था। अन्य विधाओं की अपेक्षा निबंध में उनका उद्देश्य अधिक स्पष्ट और जोरदार है। मित्रों, मिश्र जी के निबंधों में उनका व्यक्तित्व प्रधान है। छोटे से छोटे विषय को वे सरस और रमणीय बना लेते हैं। वे विषय की अपेक्षा पाठकों की अभिरुचि को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए वे बराबर हास्य और व्यंग्य को साथ लिए चलते हैं। उनमें पाठकों के प्रति बड़ी आत्मीयता है। वे पाठकों के बहुत समीप पहुंच जाते हैं। लेखक और पाठक के बीच दूरी बिल्कुल ही नहीं है। वे उनके बिल्कुल पास बैठकर बातचीत करते हैं। प्रस्तुत निबंध को ही देख लीजिए। मिश्र जी लिखते हैं, ले भला बताइए तो आप क्या हैं? आप कहते होंगे
वाह आप तो आप ही हैं, ये कहाँ की आपदा आई? यह भी कोई पूछने का ढंग है? पूछा होता कि आप कौन है, तो बतला देते कि हम आपके पत्र के पाठक हैं और आप ब्राह्मण संपादक हैं, अथवा आप पंडित जी हैं, आप सेठ हैं, आप लाला जी हैं, आप बाबू साहब हैं, आप मियाँ साहब, आप निरे साहब हैं, आप क्या हैं? यह तो प्रश्न की कोई रीति ही नहीं है। मित्रों, मिश्र जी बड़ी बेतकल्लुफी से बातचीत करते हैं। इससे उनके निबंधों में बड़ी स्वाभाविकता और सरसता आ गई है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय लिखते हैं कि मिश्र जी के निबंधों के विषय और शैली दोनों में सरलता है, किंतु वे विषय प्रधान न होकर व्यक्तित्व प्रधान है। स्वभाव के अनुसार ही उन्होंने विषय निर्वाचन किया है। उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया है कि निबंध किसी भी विषय पर लिखा और साधारण विषय भी रोचक बनाया जा सकता है। लेखक के लिखने का ढंग भी ऐसा ही है, मानो वह हमारे सामने साक्षात बैठा सब कुछ कह रहा हो। एक एक शब्द से हम उसकी भंगिमाओं का चित्र अपने सामने चित्रित कर सकते हैं। विषय निरूपण करते समय मिश्र जी नीरस, शुष्क और विस्तृत बातें नहीं रखते। वे विषय का कोई एक पक्ष लेकर सब प्रकार से उसमें साहित्यिक सौंदर्य उत्पन्न कर उसके साथ पाठकों का रागात्मक संबंध स्थापित कर देते हैं। विषय प्रतिपादन शैली और भाषा के लाक्षणिक प्रयोगों द्वारा वे अवर्णनीय रसात्मकता की सृष्टि किए बिना नहीं रहते। आइए मित्रों, चलते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध आपकी ओर और इसे पढ़कर समझने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, यह निबंध सर्वप्रथम प्रताप नारायण मिश्र जी के मासिक पत्र ब्राह्मण के खंड 9 संख्या 8 में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन समय है 15 मार्च 1893। मिश्र जी लिखते हैं, ले भला बताइए तो आप क्या हैं? अब कहते होंगे, वाह आप तो आप ही हैं, ये कहाँ की आपदा आई? यह भी कोई पूछने का ढंग है? पूछा होता कि आप कौन हैं, तो बतला देते कि हम आपके पत्र के पाठक हैं और आप ब्राह्मण संपादक हैं, अथवा आप पंडित जी हैं, आप राजा जी हैं, आप सेठ जी हैं, आप लाला जी हैं, आप बाबू साहब हैं, आप मियाँ साहब हैं, आप निरे साहब हैं। आप क्या हैं? ये तो प्रश्न की कोई रीति ही नहीं है। वाचक महाशय, यह हम भी जानते हैं कि आप ही हैं और हम भी वही हैं, तथा इन साहबों की भी लंबी धोती, चमकीली पोशाक, फुटिहई अंगरखी अर्थात मीरजई, सीधी मांग, विलायती चाल, लंबी दाढ़ी और साहबनी हवस ही कह देती है कि किस रोग की हैं आप दवा, कुछ न पूछिए। अच्छा साहब, फिर हमने पूछा तो क्यों पूछा? इसीलिए कि देखें आप आपका ज्ञान रखते हैं व नहीं। जिस आपको आप अपने लिए तथा औरों के प्रति दिन रात मुंह पर धरे रहते हैं, वह आप क्या है? इसके उत्तर में आप कहिएगा कि एक सर्वनाम है, जैसे मैं, तू, हम, वह, यह आदि हैं, वैसे ही आप भी है। और क्या है? पर इतना कह देने से न हम ही संतुष्ट होंगे, न आप ही के शब्द शास्त्र ज्ञान का परिचय होगा। इससे अच्छे प्रकार कहिए कि जैसे मैं शब्द का अपनी नम्रता दिखलाने के लिए बिल्ली की बोली का अनुकरण है, तू शब्द का मध्यम पुरुष की तुच्छता व प्रीत सूचित करने के अर्थ कुत्ते के संबोधन की नकल है। हम तुम संस्कृत के अहम त्वम का अभ्रंश है। यह वह निकट और दूर की वस्तु व व्यक्ति के द्योतनार्थ स्वाभाविक उच्चारण है। वैसे आप क्या है? किस भाषा के किस शब्द का शुद्ध व अशुद्ध रूप है और आदर ही में बहुधा क्यों प्रयुक्त होता है? हुजूर की मुलाजमत अर्थात किसी की सेवा में रहने या होने का भाव, या नौकरी या खिदमतगारी। हुजूर की मुलाजमत से अक्ल ने इस्तीफा दे दिया हो तो दूसरी बात है, नहीं तो आप यह कभी ना कह सकेंगे कि आप लफ्ज या अरबीस्त अथवा ओ इट इज एन इंग्लिश वर्ड। जब यह नहीं है तो खामखा यह हिंदी शब्द है। पर कुछ सिर पैर मूड गौड़ भी है कि यूं ही आप छूटते ही सोच सकते हैं कि संस्कृत में आप कहते हैं जल को, और शास्त्रों में लिखा है कि विधाता ने सृष्टि के आदि में उसी को बनाया था। यथा आप एव ससर्जादौ तासु वीर्यम वात्सृजत। तथा हिंदी में पानी और फारसी में आपका अर्थ शोभा अथच प्रतिष्ठा आदि हुआ करता है। जैसे पानी उतरेगा तरवारिन को, हुई करचुली के मोल बिकाए, तथा पानी उतरेगा रजपूती का, हुई फिर बिसुओं ते, अर्थात वैश्या से भी बही जाए।
और फारसी में आबरू खाक में मिला बैठे इत्यादि। इस प्रकार पानी की ज्येष्ठता और श्रेष्ठता का विचार करके लोग पुरुषों को भी उसी के नाम से आप पुकारने लगे होंगे। यह आपका समझना निरर्थक तो न होगा, बड़प्पन और आदर का अर्थ अवश्य निकल आवेगा, पर खींच खांच कर और साथ ही यह शंका भी कोई कर बैठे तो अयोग्य न होगी कि पानी के जल, वारी, अंबु, नीर, तोय इत्यादि और भी तो कई नाम हैं, उनका प्रयोग क्यों नहीं करते? आप ही के सुर का आपका पर कहां लगा है? अथवा पानी की सृष्टि सबके आदि में होने के कारण वृद्ध ही लोगों को उसके नाम से पुकारिए तो युक्त हो सकता, पर आप तो अवस्था में छोटों को भी आप कहा करते हैं। यह आपकी कौन सी विज्ञता है? या हम यूं भी कह सकते हैं कि पानी में गुण चाहे जितने हों, पर गति उसकी नीच ही होती है। तो क्या हमको मुंह से आप करके अधोगामी बनाया चाहते हैं? हमें निश्चय है कि आप पानीदार होंगे तो इस बात के उठते ही पानी पानी हो जाएंगे और फिर कभी यह शब्द मुंह पर न लावेंगे। सहृदय सुहृदगण आपस में आप आपकी बोली बोलते ही नहीं हैं। एक हमारे उर्दूदा मुलाकाती मौखिक मित्र बनने की अभिलाषा से आते जाते थे। मित्र उर्दूदा अर्थात उर्दू के जानकार, उर्दू के विद्वान। कृष्ण जी कहते हैं कि एक हमारे उर्दूदा मुलाकाती मौखिक मित्र बनने की अभिलाषा से आते जाते थे, पर जब ऊपरी व्यवहार मित्रता का सा देखा तो हमने उनसे कहा कि बाहरी लोगों के सामने की बात न्यारी है, अकेले में अथवा अपनायत वालों के आगे आप न किया करो। इसमें भिन्नता की भिनभिनाहट पाई जाती है। पर वह इस बात को न माने। हमने दो चार बार समझाया, पर वह आप थे, क्यों मानने लगे? इस पर हमें झुंझलाहट छूटी तो एक दिन उनके आते ही और आपका शब्द मुंह पर लाते ही हमने कह दिया कि आपकी ऐसी तैसी। यह क्या बात है कि तुम मित्र बनकर हमारा कहना नहीं मानते? प्यार के साथ तू कहने में जितना स्वाद आता है, उतना बनावट से आप सांप कहो तो कभी सपने में नहीं आने का। इस उपदेश को वह मान गए। सच तो यह है कि प्रेम शास्त्र में कोई बंधन न होने पर भी इस शब्द का प्रयोग बहुत ही कम वरंच नहीं के बराबर होता है। हिंदी कविता में हमने दो ही कवित्व इससे युक्त पाए हैं। एक तो आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए, पर यह न तो किसी प्रतिष्ठित ग्रंथ का है और न इसका आशय स्नेह संबद्ध है। किसी जले भुने कवि ने कहा मारा हो तो यह कोई नहीं कह सकता कि कविता में भी आपकी पूछ है। दूसरी, घरानंद जी की यह सवैया है, आप ही तो मन हेरी हर्यो तिरछे करी नैनन नेह के चाव में इत्यादि। पर यह भी निराशापूर्ण उपालंब है। इससे हमारा यह कथन कोई खंडन नहीं कर सकता कि प्रेम समाज में आपका आदर नहीं है, तू ही प्यारा है। संस्कृत फारसी के कवि भी त्वम और तू के आगे भवान और शुमा अर्थात तू के बहुवचन का बहुत आदर नहीं करते। पर इससे आपको क्या मतलब? आप अपनी हिंदी के आप का पता लगाइए और न लगे तो हम बतला देंगे। संस्कृत में एक आप्त शब्द है जो सर्वथा माननीय ही अर्थ में आता है और यहां तक कि न्याय शास्त्र में प्रमाण चतुष्टय अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के अंतर्गत शाब्द प्रमाण का लक्षण ही यह लिखा है कि आप्तोपदेश शब्द है, अर्थात आप्त पुरुष का वचन प्रत्यक्षादि प्रमाणों के समान ही प्रामाणिक होता है। वा यूं समझ लो कि आप्त जन प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान प्रमाण से सर्वथा प्रमाणित ही विषय को शब्दबद्ध करते हैं। इससे जान पड़ता है कि जो सब प्रकार की विद्या, बुद्धि, सत्य भाषण आदि सद्गुणों से संयुक्त हो वह आप्त है। और देवनागरी भाषा में आप्त शब्द उसके उच्चारण में सहजतया नहीं आ सकता। इससे उसे सरल करके आप बना लिया गया है और मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के अत्यंत आदर का द्योतन करने के काम में आता है। तुम बहुत अच्छे मनुष्य हो और यह बड़े सज्जन हैं, ऐसा कहने से सच्चे मित्र बनावट के शत्रु चाहे जैसे पुलक प्रफुल्लित पूरित गाता हो जाएं, पर व्यवहार कुशल लोकाचारी पुरुष तभी अपना उचित सम्मान समझेंगे जब कहा जाए कि आपका क्या कहना है, आप तो बस सभी बातों में एक ही हैं इत्यादि। तो पुलक प्रफुल्लित पूरित गाता हो जाएं अर्थात कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनकर उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो जाए। आगे मिश्र जी कहते हैं कि अब तो आप समझ गए होंगे कि आप कहाँ के हैं, कौन हैं, कैसे हैं। यदि इतने बड़े बात के बतंगड़ से भी न समझे हो तो इस छोटे से कथन में हम क्या समझा सकेंगे कि आप संस्कृत के आप्त शब्द का हिंदी रूपांतर हैं।
और माननीय अर्थ के सूचनार्थ उन लोगों अथवा एक ही व्यक्ति के प्रति प्रयोग में लाया जाता है जो सामने विद्यमान हो, चाहे बातें करते हो, चाहे बात करने वालों के द्वारा पूछे बताए जा रहे हो, अथवा दो व अधिक जनों में जिनकी चर्चा हो रही हो। कभी कभी उत्तम पुरुष के द्वारा भी इसका प्रयोग होता है। वहां भी शब्द और अर्थ वही रहता है, पर विशेषता यह रहती है कि एक तो सब कोई अपने मन से आपको अर्थात अपने तई आप ही अर्थात आप ही समझता है, और विचार कर देखिए तो आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता या तद्रूपता कहीं लेने भी नहीं जानी पड़ती। पर बाह्य व्यवहार में अपने को आप कहने से यदि अहंकार की गंध समझिए तो यूं समझ लीजिए कि जो काम अपने हाथ से किया जाता है और जो बात अपनी समझ स्वीकार कर लेती है, उसमें पूर्ण निश्चय अवश्य ही हो जाता है, और उसी के विदित करने को हम और आप तथा यह एवं वे कहते हैं कि हम आप कर लेंगे, अर्थात कोई संदेह नहीं है कि हमसे यह कार्य संपादित हो जाएगा। हम आप जानते हैं, अर्थात दूसरे के बतलाने की आवश्यकता नहीं है, इत्यादि। महाराष्ट्रीय भाषा के आपा जी भी 19वीं आप्त और आर्य के मिलने से इस रूप में हो गए हैं, तथा कोई माने या न माने, पर हम मना सकने का साहस रखते हैं कि अरबी के अब अर्थात पिता, बोलने में अब्बा, और यूरोपीय भाषाओं के पापा अर्थात पिता, पोप अर्थात धर्म पिता आदि भी इसी आप से निकले हैं। हाँ, इसके समझने समझाने में भी जी उबे तो संस्कृत के अबाउट महंत तो इसके है ही हैं, क्योंकि उस बोली में ह्रस्व और दीर्घ दोनों प्रकार का स्थानापन्न ए है, और पकार का बकार से बदल देना कई भाषाओं की चाल है। रही टी तो वह तो तकार है ही है। फिर क्या न मान लीजिएगा कि अबाउट साहब हमारे आप बरंच शुद्ध आप्त से बने हैं। हमारे प्रांत में बहुत से उच्च वंश के बालक भी अपने पिता को अप्पा कहते हैं। उसे कोई कोई लोग समझते हैं कि मुसलमानों के सहवास का फल है, पर उनकी यह समझ ठीक नहीं है। मुसलमान भाइयों के लड़के कहते हैं अब्बा, और हिंदू संतान के पक्ष में बकार का उच्चारण तनिक भी कठिन नहीं होता। यह अंग्रेजों की तकार और फारस वालों की टकार नहीं है कि मुंह से ही ना निकले, और सदा मोती का मोटी अर्थात स्थूलांगी स्त्री और खस की टट्टी का तत्ती अर्थात गर्म ही हो जाए। फिर अब्बा को अप्पा कहना किस नियम से होगा? हाँ, आप से आप और अप्पा तथा आपा की सृष्टि हुई है, उसी को अरब वालों ने अब्बा में रूपांतरित कर लिया होगा, क्योंकि उनकी वर्णमाला में पकार अर्थात पे नहीं होती। तो बिस्वा बप्पा, बाप, बापू, बब्बा, बाबू आदि भी इसी से निकले हैं, क्योंकि जैसे एशिया की कई बोलियों में पकार को बकार व हकार से बदल देते हैं, जैसे पादशाह, बादशाह और पारसी, फारसी आदि, वैसे ही कई भाषाओं में शब्द के आदि में बकार भी मिला देते हैं, जैसे वक्ते शब्द, बवक्ते शब्द तथा तंग आमद, बतंग आमद इत्यादि। और शब्द के आदि को ह्रस्वकार का लोप भी हो जाता है, जैसे अमावस का मावस। सत्सई आदि ग्रंथ में देखो, ह्रस्व अकारांत शब्दों में अकार के बदले ह्रस्व वा दीर्घ उकार भी हो जाता है, जैसे एक, एकु, स्वाद, स्वादु आदि। अथच ह्रस्व को दीर्घ, दीर्घ को ह्रस्व, ए, ई, उ आदि की वृद्धि व लोप भी हुआ ही करता है। फिर हम क्यों न कहें कि जिन शब्दों में अकार और पकार का संपर्क हो एवं अर्थ से श्रेष्ठता की ध्वनि निकलती हो, वह प्रायः समस्त संसार के शब्द हमारे आप्त महाशय अथवा आप ही उलट फेर से बने हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि आप क्या है। अब भी न समझो तो हम नहीं कह सकते कि आप समझदारी के कौन हैं। हाँ, आप ही को उचित होगा कि दमड़ी छदाम की समझ किसी पंसारी के यहाँ से मोल ले आइए, फिर आप ही समझने लगिएगा कि आप कौन हैं, कहाँ के हैं। यदि यह भी ना हो सके और लेख पढ़ के भी आपे से बाहर हो जाइए, तो हमारा क्या अपराध है। हम केवल जी में कह लेंगे, शाब आप न समझो तो आपा को के पड़ी छे हैं, अब भी नहीं समझे, वाह अरे आप। तो मित्रों, यह था पंडित प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण मासिक पत्र में 15 मार्च 1893 अर्थात ब्राह्मण की खंड संख्या 9 संख्या 8 में प्रकाशित निबंध। आप, आशा है
आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। बातें साहित्य की चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए घंटी वाला बटन दबाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।